तो आज हम स्टार्ट करते हैं नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पूरे तरीके से सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना होगा कि भारत की नागरिकता कौन कौन पा सकता है और भारत की नागरिकता मिलने के प्रावधान क्या क्या बनाए गए हैं और किस कारण से जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो कि भारत में लगता है वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट यानी कि भारत नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 को ही मेन व्याख्या मानी जाती है और इसी के आधारित पर सारे नियम बनाए गए। लेकिन इसमें बहुत सी कमियां थी जो धीरे धीरे करके हम चेंज करेंगे। ऐसे बहुत से जो नागरिकता मिलने के प्रावधान थे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, मतलब जन्म से, वंशानुगत, तो कहीं ना कहीं वंश के आधारित पर मिलना जन्म, तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कमियाँ थी। तो धीरे धीरे करके क्या करेगी ना गवर्नमेंट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे। हालांकि आपको पता होगा हम बहुत वर्षों तक गुलाम रहे और फिर अचानक से हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला तो हम लोगों ने बना लिया था। फिर बाद में ये भी बात लिखी गई थी कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कभी भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो हालांकि हम करते रहेंगे जब तक हमें लगेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि अधिकतर संविधान में जो भी अनुच्छेद लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अलग कंट्री से लिए गए हैं, तो उनके हिसाब से बनाए गए होंगे और हमने अडॉप्ट कर लिए। तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस और मॉडिफाई करना हमारा अधिकार तो बनता ही है, और जहां बात देश हित की आती है तो कहीं ना कहीं हमको उसमें परिवर्तन करना आवश्यक भी लगता है और करना ही चाहिए हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नागरिकता कौन होता है या नागरिकता कैसे मिलेगी। तो आर्टिकल 5 से 11 तक, लेकिन मैं आपको मूल बातें बता देता हूं। नागरिक कौन होता है, नागरिक मतलब सिटीजन कौन होता है। तो आप बोलोगे जो व्यक्ति जिस देश में रहता हो वहां के संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग करने का हक रखता हो। दूसरी चीज है वहां पे मत देने का उसको पूरा अधिकार हो, चुनाव में लड़ने का पूरा अधिकार हो। ये बातें मैं सिर्फ बता रहा हूं कि भारत का प्योर में नागरिक वही कहलाएगा जो भारत के संपूर्ण संसाधनों पर उसका पूरी तरीके से हकदार होगा, और मत देने का अधिकार होगा, चुनाव में लड़ने का अधिकार होगा। भारत में रह रहे हो तो हर प्रकार की, अगर आप नागरिक हो तो सारी सुख सुविधाओं का आपको प्रयोग करने का पूरी तरीके से हक है। तो पहले हमें ये जानना है कि 5 से लेकर 11 तक किस आर्टिकल की बात की गई। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि 1955 अधिनियम के तहत कब नागरिकता मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती, और मिलती है तो क्या क्या आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, वो सारा कुछ हम जानते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो कि 5 हमारा सबसे पहला आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा। पहली बात कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में अगर जन्म ले लिया है, अगर भारत में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या होगा, भारतीय कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है यहाँ पे, अब इस सब बातों को मैं खंडित करूंगा, कहाँ गलत है कहाँ नहीं, वो सारी बातें बताऊंगा। पहले आप समझो कि आर्टिकल 5 में कितनी बातें लिखी हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के हों, दोनों में से कोई एक जो है वो भारत का अगर नागरिक हो तो वो बच्चा वहां पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस है। लेकिन बातें लिखी है, पहले आप समझो। तो माता पिता दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर एक ये भी लिखा है कि अगर पिता, सिर्फ पिता भारत का हो और माँ कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिलने का पूरा अधिकार है। इसको कहीं ना कहीं वंश से जोड़ा गया है। अभी बताता हूँ कि डिसेंट क्या होता है, बाई वंश कैसा होता है। और सबसे मुद्दे की बात जो लास्ट हमारी चौथा, ऐसा कब बोला गया था, जब हमारा संविधान बना था। तो संविधान पता है आपको 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो ऐसा कहा गया था कि भाई आज़ादी के पहले भारत में तो ऐसे बहुत से लोग थे जो जन्म ले चुके थे। ब्रिटिश के लोग थे, मान लो कि अंग्रेज थे, उनके लड़के मान लो वहाँ पे जन्म ले लिए थे, तो क्या वो पूरी तरीके से भारतीय बन जाएंगे क्या। तो उसको भी एक नियम बनाया गया कि संविधान बनने से 5 साल पहले तक, सिर्फ 5 साल पहले तक अगर आप भारत में रहे हो तो आप भारत के नागरिकता या भारत के नागरिक अब कहलाओगे। तो इस अवस्था में आप भारत के नागरिक कहलाओगे। तो ऐसी 4 बातें हैं, ठीक है, ऐसी 4 बातें हैं जो आपको भारत का नागरिकता बनने में मदद करती। चारों होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक। आप भारत में ही जन्म हो, या आप बोल सकते हो भारत के परंपरागत आप वहीं से हो, आपके माता पिता में से दोनों में से कोई एक हो। अगर आप वहां से जन्म लेते हैं उन दोनों की प्रक्रिया से, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। केवल पिता भी अगर भारत के हैं, वंशानुगत, ये थोड़ा सा डाल लेना, ये दोनों बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी यहाँ पे, तो इस चीज को भी मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, तो पिता और पिता भारत का हो तब भी चलेगा। संविधान यानी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन चुका था, उसके 5 साल, पिछले 5 साल तक तुम लगातार भारत में रहोगे तो तुम भारत के नागरिक कहलाने के योग्य हो। ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो फिर सिंपल सा है। फिर आर्टिकल 6 में क्या लिखा है,
आर्टिकल 6 में ये लिखा है कि जब भारत आजाद हो रहा तो कहा जा रहा था कि 25 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और भारत में कुछ लोग रुक गए थे। जो पाकिस्तान चले गए थे, अगर वो, मतलब बात ये की जा रही है कि आज़ादी के वक्त जो लोग भारत के लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे, तो ऐसा नहीं कि उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, तो उनको भी वक्त दिया गया। तो कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 के अगर आप पहले भारत में आ जाते हो तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। सिंपल सा है, नागरिक। अगर आप इसके बाद आते हो तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। सिंपल लैंग्वेज उन्होंने लिख दिया था बढ़िया आराम से कि अगर बंटवारे के वक्त अगर आप पाकिस्तान चले गए थे किसी कारणवश से, फिर आप वहां से भारत आना चाह रहे हो, तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों की बात करता है। तो पाकिस्तान से अगर आप भारत में आ रहे हो, इंटर कर रहे हो, लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 तक आ जाते हो तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। अगर उसके बाद आते हो तो आपको भारत की नागरिकता मिलने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन मतलब आपको फॉर्म या बाय रजिस्ट्रेशन, फिर एक लीगल फॉर्मेलिटीज जो है आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज बात समझ में आ गई हो आपको। ठीक, तो ये चीज आपको लीगल फॉर्मेलिटीज अपनानी पड़ेगी। ये बात कहाँ लिखा है? आर्टिकल 6 में। फिर आर्टिकल 7 में क्या लिखा है आप देखेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 7 ये कहता है, मान लीजिए 1 मार्च, या सिंपल से मैं आपको बताऊं कि जब बंटवारा हो भी रहा होगा तो उसमें ऐसा रहा होगा कि कुछ इंडिया से लोग, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए होंगे। तो अगर वो चले गए हैं तो क्या उनको भारत का नागरिक कहा जाएगा? तो ऐसा कहा जाता है कि 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान जा चुके थे उनको नागरिक नहीं कहा जाएगा। अगर उनको नागरिक नहीं कहा जाएगा इसका मतलब वो नागरिक नहीं है। लेकिन फिर एक कंडीशन यहां पे आई, शर्त रखी गई कि अगर वो 17 जुलाई, इसमें देखिएगा आप, यहां पिछला लिखा था मैं 19 जुलाई, देखिए यहां पे कि 19 जुलाई 1948 के अगर वो पहले आ जाते हैं तो वो, हालांकि वो गए थे 1 मार्च 1947 को भारत छोड़ के पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन किसी कारणवश अगर वो आना भी चाहे तो 19 जुलाई 1948 के अगर पहले या उसी वक्त तक आ जाते हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अगर वो नहीं आ पाते हैं और फिर बाद में अगर उन्हें चाहिए तो फिर उन्हें वही सिस्टम है, आवेदन करना होगा बाय रजिस्ट्रेशन, उनको क्या करना पड़ेगा? भारत की नागरिकता लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल 7 कहता है इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को भी एक बार मौका मिला कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो आ जाते हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई। फिर आर्टिकल 8 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 8 कहता है कि उनके माता पिता अगर भारत में जन्म लिए हैं, भारत में अगर उनके माता पिता जो हैं वो भारत में अगर जन्म लिए हैं और उनका जो पुत्र है वो किसी कारण से विदेश में रह रहा है, विदेश में रह रहा है मतलब हो सकता है कई कंडीशन बन रहा हो सकता है वो पढ़ाई करने गया हो, या हो सकता है वो वहीं पे व्यापार धंधा कुछ भी कर रहा हो, या वो वहीं पर सेटल होने की कोशिश कर रहा है। किसी भी प्रकार से अगर उसके माता पिता भारतीय हैं और वो बंदा फॉरेन पढ़ाई व्यापार धंधा जो भी करने गया है, लेकिन अगर कहा गया है कि भारत अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भारत का क्या बोला जाएगा? नागरिक बोला जाएगा। अब ये बात कैसा हो गया? उसके माता पिता भारत के थे, वो लड़का हालांकि पढ़ने के पर्पज से गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1948 तक, या आप कह सकते हो कि 19 जुलाई 1948 को अगर वो भारत नहीं आ पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतीय नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पे फंसा हुआ कोई कार्य कर रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया बस उसके माता पिता अगर भारतीय हैं तो बाद में उसे भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती जब माता पिता भी स्वयं सब चले ही जाते, कोई रहता ही नहीं वहाँ पे, और फिर वो इस तारीख को पहले नहीं आ पाते तो फिर उनको कहीं ना कहीं उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलती। ये बात आपको आराम समझ में आ गई। फिर बोला ये गया आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? टर्मिनेट बनी, खत्म हो जाएगी, वो आपके भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। सिंपल सा है कि अगर आपने भारत यानी विदेशी
विदेश का नागरिकता आपने लिया या विदेशी नागरिकता आपने अगर ले ली तो कहीं ना कहीं आपकी भारत की नागरिकता टूट जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो एकल नागरिकता देती, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता क्या होता है? भारत का सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही तुमने किसी विदेश या दूसरे देश की नागरिकता अपनाई तो कहीं ना कहीं तुम भारत से वंचित कर दिए जाओगे, भारत की नागरिकता तुमको नहीं मिलेगी। भारत का सिंपल सा कहना है कि अगर आपने भारत की नागरिकता ली तो विश्व में किसी की नहीं लेनी है, अगर आप दूसरे की लेते हो तो फिर आपको भारत की लेने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर विदेश की नागरिकता अगर आपने ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर 10वां जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? कहता भारत का व्यक्ति नागरिक कब तक बना रह सकता है? अगर कोई भी उसे हटाने की कोशिश करे तो क्यों हटाएगा और किस प्रकार से हटा सकता है? तो आप बोलोगे कोई भी देश का नागरिक कानून में बंधा हो, संवैधानिक रूप से कार्य कर रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता से कोई वंचित नहीं कर सकता। सिंपल सा थॉट है, अगर आप भारत के नागरिक हैं और बने रहना चाहते हैं तो आपको गैर संवैधानिक कार्य नहीं करने होंगे, इलीगल काम नहीं करने होंगे। आपको संविधान के हिसाब से संसद के बनाए गए नियम कानून के आधारित रहते हुए कार्य को करना है। अगर आप इस प्रक्रिया में हमेशा सक्षम रहे तो आपकी भारत की नागरिकता कभी नहीं खत्म होगी। ये बात आर्टिकल 10 में कहती है। तो मतलब सिंपल सा है कि संसद के द्वारा बनाए गए नियम को आपको क्या करना है? पालन करना है। आपको संवैधानिक नियम भी पालन करना है ताकि आपको ये लगे कि आप भारत के नागरिक हैं और आप उसका अपमान नहीं करते और लिखे गए सारे नियम और कानून आप मानते हैं। देश के द्वारा बनाए गए नियम और कानून आपको मानने होंगे। अगर आप मान रहे हो या आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप भारत के नागरिक कहलाओगे और इस अवस्था में किसी भी हाल में आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। तो आप कोई भी कार्य करिए, संवैधानिक रूप से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आर्टिकल 10 सुरक्षित रहेगा और आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। तो हालांकि ये बात पूरी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। तो मेन जो हमारा मुद्दा है, ये बात तो सारा आप समझ चुके हैं। आर्टिकल 10, आर्टिकल 9, आर्टिकल 8, आर्टिकल 7, आर्टिकल 6 और ये जो स्टार्ट किए थे आर्टिकल 5, 2 में पूरा अच्छे से बातें बताई थी। अब मेन जो फंडा जो यहाँ वाला फंस रहा है, अब इस चीज को अच्छे से हम देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं आर्टिकल 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? इसमें क्या है ना, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट माना गया क्योंकि नागरिकता में कुछ नियम थे, कुछ नियम के हिसाब से बनाए गए थे। सिटीजनशिप एक्ट, भारत नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 के तहत बनाया गया। और फिर इसमें बात बोली गई कि किस किस प्रक्रिया से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है और किस किस प्रक्रिया से वो चाहे तो भारत की नागरिकता का त्याग परित्याग कर सकता है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारत का नागरिक होने का मतलब यह है कि आपको भारतीय होना पड़ेगा। इसका मतलब भारत में रहने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो भारतीय ही होते हैं और एक विदेशी होते हैं। तो इसका सिंपल सा अगर मैं फंडा बताऊं तो भारत में रहने वाले जितने भी भारतीय होंगे उनको सारे अधिकार मिलते हैं, सारे अधिकार मिलते हैं। हर प्रकार के वो संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। पहली बात देखिएगा, भारत के किसी भी संसाधन का वो प्रयोग कर सकता है। दूसरा, वो मत यानी कि वोट दे सकता है। तीसरा, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है और किसी भी प्रकार का आंदोलन कर सकता है, ठीक है। तो भारत में को सारे नियम दिए गए हैं, सारे नियम अधिकार सारे दिए गए हैं। लेकिन इस कुछ नियम ऐसे होते हैं जो विदेशों से छीन ले जाते हैं। इनको भी अधिकतर फंडामेंटल राइट होते हैं, लेकिन इनको न तो मत देने का अधिकार होता है, न तो चुनाव में लड़ने का अधिकार दिया जाता है। ये सारे अधिकार इनसे क्या कर लिए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। भारत के सारे संसाधनों का सुख ये भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव में लड़ने का, मत न देने का अधिकार और अच्छे अच्छे पद पर नौकरी लेने का इनके पास कोई अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, पॉलिटिक्स या राजनीतिक क्षेत्र में कभी नहीं जा सकते। रीजन क्यों? ये भारत के है ही नहीं। अगर वो चाहते कि इनके सारे सुख सुविधाएं इनको मिले तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति हैं विदेशी हैं, इनको कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता की जरूरत पड़ती है। तो आर्टिकल 11 जो कि 1955 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम ये बताता है कि आप किस किस प्रक्रिया से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। सबसे पहला आप ले सकते हैं बाय बर्थ, यानी कि आप जन्म से ले सकते हैं। फिर दूसरा बाय डिसेंट,
मतलब वंशानुगति तरीके से ले सकते भी क्या है, मैं सारा कुछ अच्छे से बताता हूँ, पहले आप लिख लो, ठीक है। फिर तीसरा, आप रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करके अपने आप को ले सकते हैं, ठीक। चौथा, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण करके अपने आप को ले सकते हैं। और जो पांचवा है उसको बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। अब अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं अभी बताता हूं। एक्वायर, जो एरिया को हम लोग एक्वायर करते हैं वो उस चीज को मैं बताता हूं। ऐसे 5 तरीके से आपके पास प्रावधान होते हैं कि आप भारत की नागरिकता को ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सी कमियां आई। वो कमियां क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा, आपको पूरा प्रॉपर अच्छे समझ में आएगा। मेन इंपॉर्टेंट यही है, समझिएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्या है हमारा, बाई बर्थ। बाई बर्थ का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि हम सब पैदाशी क्या है, भारत के नागरिक हैं। हम सब की बात करें, क्योंकि हम जितने भी यूथ हैं इंडिया के लगभग वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। रीजन क्यों, वो यहीं पैदा हुए, उनके माँ बाप, उनके माता के पिता के पिता के पिता सब यहीं भारत के ही थे, तो कहीं इनको भारत की नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये दिक्कत आई कि उन्होंने लिखा है बाई बर्थ। क्या भारत में कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिक बन जाएगा क्या अगर भारत में जन्म ले लिया है, तो भी सरकार को लगा कहीं ना कहीं गलत है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई माता पिता दोनों यहीं के होने चाहिए, तो बच्चा उनका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, माता पिता दोनों को ही भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तो भारत का क्या बन जाएगा, बच्चा जो है भारत का नागरिक बन जाएगा जन्म लेते हुए। तो ये बाई बर्थ है। तो बाई डिसेंट वाला क्या सिस्टम आया, बाई डिसेंट मतलब होता है वंशानुगत। तो 1955 के अधिनियम के तहत ये बोला गया कि हमारे यहाँ जो वंशानुगत जो माध्यम दी जाता है वो पुरुष को दिया जाता है, पिता को। तो कहा गया कि माता कहीं की भी हो, पिता बस भारतीय हो। तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, कहा गया कि माता कहीं की भी हो, पिता बस भारतीय हो, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, नागरिक होगा। रीजन क्यों समझिएगा, अब ये बच्चा कहीं भी जन्म ले ले, जैसे मान लो कि भारतीय पुरुष हो और पाकिस्तानी महिला हो, तो उनके साथ अगर शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा बॉर्न होता है कहीं पे भी हो, तो पिता के अनुसार, क्योंकि पिता को माध्यम माना गया है यहाँ पे, वंशानुगत में कहीं ना कहीं पिता को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो इसलिए पिता जिस देश का पिता होगा उसी देश का बच्चा मान जाएगा भारत के नजर में 1955 में। फिर बाद में ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने भारत में कहीं ना कहीं इक्वलिटी, समानता का अधिकार दिया गया है। तो महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, उनका ये कहना था कि वंशानुगत के हिसाब से पिता को भी ज्यादा महत्व क्यों दिया गया, माँ को क्यों नहीं दिया गया। तो माँ का भी तो हाथ होता है बच्चों को जन्म करने में। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि फिर बाद में सरकार को ये बात माननी पड़ी और संविधान में फिर एक परिवर्तन करना पड़ा कि वंशानुगत केवल पिता पर आधारित नहीं होगा, माता पिता दोनों पर होगा। और माता पिता दोनों में से कोई भी अगर एक भारत का है तो बाद में रजिस्ट्रेशन करा के जिस देश रजिस्ट्रेशन करा लेंगे वो उस देश का क्या बन जाएगा, बच्चा जो है नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लो कि एक महिला है, वो मान लो इंडियन है, और दूसरा एक है जैसे मान लो कोई भी कंट्री का हो, अदर कंट्री XYZ कोई भी कंट्री हो, अगर वहां पे इनकी शादी होती है तो इनका जो बच्चा होगा पैदा होने का, तो उसमें गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया है यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि अब माता पिता में से कोई भी एक भारत का हो तो उनका लड़का भारतीय कहलाएगा, बशर्ते इतना कि पैदा होने के कुछ वर्षों के पश्चात तुमको क्या करना पड़ेगा, भारत में आगे रजिस्ट्रेशन करा के बताना पड़ेगा कि मैं इंडियन हूँ, उनका पिता अदर कंट्री का है, इस वजह से मैं इसको इंडियन बनाना चाहती हूँ, तो रजिस्ट्रेशन करा के बन जाएगा। तो या फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है अगर मालूम नहीं करना चाह रहे तो 18 साल के बाद अगर लड़का लगे, जैसे जो बेबी बॉर्न हुआ है बड़ा होकर 18 वर्ष का हो जाए, तो उसकी ये स्वतः इच्छा है कि वो किसी भी देश का नागरिकता जाके ले सकता है, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाई डिसेंट किया गई। फिर बाई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बाई रजिस्ट्रेशन ये बोला गया कि आपको भारत में, ऐसा नहीं कि तुम भारत में 1 महीना 2 महीना रह लो, बोलो भाई भारत की नागरिकता मिल जाए, ऐसा नहीं, गलत है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत। आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो मिलेगी कब, जब आप भारत में करीबन 7 साल तक भारत में आप रहे होंगे, भारत में पूरी तरीके 7 वर्षों तक आप लगातार रहे होंगे, तो भारत में फिर आपको जाके, और पहली बात अधिनियम के तहत नागरिकता देने का अधिकार किसको है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि नागरिकता किसको दिए, कौन दे सकता है, तो गृह मंत्रालय। कौन देता है, गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री जो है वो आपको नागरिकता प्रदान कर सकती है अगर वो चाह ले तो सिंपल सा है। बाई रजिस्ट्रेशन अगर 7 वर्षों तक लगातार आप भारत में रहे हैं तो फिर आपको गृह मंत्रालय में जाके पंजीकरण कराना होगा। जरूरी नहीं कि आपको नागरिकता मिल ही जाए, जरूरी नहीं है, बस आप एलिजिबल हो चुके हैं, योग्यता हो गई है, 7 वर्ष रहे हैं, तो आप चाहे तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करा के भारत में नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन देना न देना ये गृह मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। फिर दूसरी चौथी चीज है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि आप भारत में 10 वर्ष रहे हैं। अब ये 7 साल या 10 वर्ष क्यों, बाई रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं तब, लेकिन नेचुरलाइजेशन क्या है कि 10 वर्ष आपको भारत में रहकर भारत की सभ्यता,
संस्कृति और भारत के जितने भी नियम कानून है आपको सबको जानना होगा। दूसरी चीज, आप किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, जैसे साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, आप संगीत के क्षेत्र में हो सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर आप इस क्षेत्र संबंधित रखते हो, भारत में 10 वर्ष तक रहे हैं, तो आप इस अधिकार के तहत। और दूसरी चीज, भारत के किसी भी एक राज्य की आपको भाषा आनी चाहिए। वैसे अपने भारत में कितने भाषाएं हैं, तो अनुसूची 8 के तहत राज्य में भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अनुसूची 8 के तहत टोटल 22 भाषाएं हैं। उस 22 भाषाओं में से एक भाषा आपको आनी चाहिए, किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो और भारत की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरीके से आदर सम्मान करते हैं, और भारत में रह रहे 10 वर्षों के बीच में आपने कभी भी कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किए हैं, संवैधानिक रूप से चले हैं, इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, तो आप भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है। ये सबसे बड़ी बात। फिर लास्ट हमारा क्या है, अर्जित एक्वायरशिप। जैसे मान लो कि मैंने बताया था आर्टिकल 2 के तहत नए राज्य को भारत में शामिल करना। सिक्किम को जैसे भारत का नया राज्य बनाया गया था, शामिल करके, सम्मिलित करके, है ना, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जब पूरा का पूरा राज्य भारत में शामिल हो गया है, तो कहीं ना कहीं उस राज्य में रहने वाले जितने भी नागरिक होंगे, जैसे उस राज्य को भारत के अंदर शामिल करोगे, ऑटोमेटिक वहां के रहने वाले लोग हैं वो भारत की नागरिकता उनको मिल चुकी होगी, वो सारे अधिकार A to Z उनके पास होंगे जो भारत के प्रत्येक नागरिक के पास होने चाहिए। तो कहा जाता है अर्जित मतलब किसी भी क्षेत्र को भारत में आप शामिल करते हैं तो क्षेत्र में रहने वाले लोग ऑटोमेटिक भारत के नागरिक कहलाते हैं बिना किसी वजह के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर लास्ट में ये हुआ हमारा, ये बात तो आपको समझ में आ गई। फिर ऐसा क्या वजह है, ऐसा किन कारणों की वजह से भारत का नागरिकता छोड़ी जा सकती, आप त्याग कर सकते हैं या आपको बर्खास्त किया जा सकता है, तीसरा कारण, या आपको वंचित किया जा सकता है। अब ये 3 चीज ही होते हैं, मतलब संविधान के हिसाब से भारत की नागरिकता लेने के 5 नियम होते हैं और उसको त्यागने के सिर्फ और सिर्फ 3 नियम होते हैं। क्या होते हैं? 3 नियम। तो ऐसा कहा गया, सुनिएगा। त्याग करने का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, आप किसी दूसरे देश में जाके अगर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये बात आप क्या हो जाएगी, आपकी नागरिकता यहाँ से छूट जाएगी, तो आप परित्याग किए जाएंगे। ये आपको त्याग करना ही पड़ेगा भारत की नागरिकता का, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता होती है, 2 नागरिकता नहीं ले सकते आप। तो जैसे भी विदेश का लेंगे ऑटोमेटिक यहाँ आपको त्यागना पड़ेगा इस पंजीकरण के तहत। बर्खास्त का मतलब क्या होता है? देश में कोई भी गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, अपमानजनक कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो इलीगल कार्य कर रहे हैं, देश के हित के लिए कोई निर्णय ले ही नहीं रहे, कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं, आपके रहने से देश का पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं कोई भी फायदा नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, बार बार आप उस चीज़ को परेशान कर रहे हो, तो कोई भी किया गया कार्य गलत तरीके से जो देश के हित के लिए नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को उस देश से बर्खास्त किया जाता है और उसे नागरिकता से क्या कहते हैं, पद से हटा दिया जाता है। वंचित क्या होता है? अगर मान लो फ्रॉड करके किसी कारण से आपने भारत की नागरिकता हासिल की है, जैसे मान लो कि आप 7 साल रहे ही नहीं, आप बस 2-3 साल रहे फर्जी कागजों में बना के, या आप कह सकते हो कि आप किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट थे ही नहीं, बस आप ऐसे ही करके भारत की नागरिकता ले लिए, तो धोखेधड़ी से लिया गया नागरिकता बाद में सरकार को पता चलेगी तो आपके रजिस्ट्रेशन छीन कर आपको मार के भगा देगी, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। 3 चीज हो गई। लेकिन सबसे मुद्दे की बात है, क्या आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी तो क्या आपको भारत में रहने दिया जाएगा कि नहीं रहने दिया जाएगा? तो बोलो रहने दिया जाएगा ना, लेकिन फिर मैं विदेशी बन के रहूंगा, मैं स्वदेशी बन के नहीं रह सकता, मतलब इंडियन सिटीजन ना होके मुझे एज अ फॉरेनर ट्रीट किया जाएगा और सारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे मेरे को, लेकिन कुछ छीन लिए जाएंगे। जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव में लड़ने का अधिकार, भारत के उच्च पोस्ट पर जाने का अधिकार, ये सारा कुछ छीन लिया जाएगा। और जब तक आपके पास पैसा, आप भारत में रहो, जब तक चाहेगी तब तक आपको रखा जाएगा। लेकिन अब बहुत गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तब तो आपको मार के भगाया जाएगा, आतंकवादी घोषित करके भगा दिया जाएगा। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में 5 तरीके से क्या किए जाते हैं, नागरिकता को हासिल की जाती है, और 3 तरीके से नागरिकता को आपकी तरफ से त्याग कर दिया जाता है। तो हालांकि ये लेक्चर आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा, तो जाइए अपने दोस्तों को बताइए, बहुत ही प्यार से पढ़ाया जा रहा है, अच्छा समझाया जा रहा है, कंटेंट डिटेल में है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पढ़ाई के बीच में कुछ इधर उधर की बातें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लगातार कंटिन्यूटी करके मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा 4था या 5वां लेक्चर है जो आराम से जाके आप देखेंगे, प्रीवियस में कई वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप जाके बताइए दोस्तों को, लोगों का सहयोग दिलाइए, अच्छा